नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पीजीटी ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि 2017 में हुआ था और ये सेकेंड शिफ्ट का है। इससे पहले हम लोगों ने सेकेंड शिफ्ट का 3 लेक्चर्स को कवर किया है जिसमें हम लोगों ने 45 क्वेश्चंस को उसमें देखा है। आज उसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 से करेंगे। उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। यदि आप झारखंड पीजीटी ज्योग्राफी का तैयारी आप कर रहे हैं तो आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेके आए हैं और ये कुल 12 टेस्ट होगा और ये 12 टेस्ट प्रत्येक रविवार को किया जाएगा शाम के 7 बजे। तो इसके लिए आपको कुछ फ़ी रखा गया है जो कि मिनिमम फ़ी रखा गया है और टेस्ट फ़ी है आपका 499 रुपीज़। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि झारखंड पीजीटी की तैयारी आपकी अच्छी हो तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, यानी जो नंबर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है 6203493478, इस नंबर पे आपको क्या करना है, गूगल पे या फ़ोन पे से आपको 499 पे करना है और पे करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है। व्हाट्सअप करने के बाद आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आज ही से ये टेस्ट शुरू हो रहा है, इसलिए आप जल्दी ज्वाइन करें क्योंकि आप जितना लेट करेंगे आपको उतना कम टेस्ट मिलेगा और फी आपको वही लगेगा। ठीक है। तो अच्छा होगा कि आप अभी से ही अगर तैयारी कर रहे हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। आपको हर यूनिट से क्वेश्चंस मिलेगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, इसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं तो ज्वाइन करें, अदरवाइज आपकी मर्जी, आप चाहें तो करें, ना चाहें तो ना करें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। और आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय क्षेत्र में दक्षिण पश्चिमी मानसून की सामान्य वापसी निम्नलिखित तारीखों में से किस तारीख से शुरू होती है। क्वेश्चन को समझिएगा। पूछ रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून की सामान्य वापसी, यानी जो साउथ वेस्ट मानसून जब भारत में आता है तो उसके बाद वो वापस भी आता है, रिट्रीट भी करता है। तो मानसून का रिट्रीट कब होता है, ये मानसून की वापसी कब होती है, किस तारीख से, तो क्वेश्चन में ये पूछा है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, यानी 1 सितंबर से मानसून की वापसी हो जाती है, शुरू हो जाती है। और मानसून का आगमन कब होता है, तो 1 जून से होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब कुछ और डिटेल में अगर हम देखें तो 21 जून को क्या होता है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जिस समय हमारे भारत में जोरों से गर्मी होती है। 22 जून से सूर्य जो होता है वो दक्षिणायन होना प्रारंभ कर देता है, यानी 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है और 22 जून से ये फिर वहाँ से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहाँ से ये शिफ्ट होना शुरू हो जाती है साउथ की तरफ। ठीक है। और ये 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा के ठीक ऊपर चमकती है। ठीक। इसके बाद 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के ऊपर चली जाती है। अगर हम इसको इस तरीके से समझें कि ये हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी में ये 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा और 23.5 डिग्री कर्क रेखा, फिर 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा। तो 21 जून को क्या होता है, सूरज जो है वो कर्क रेखा के ऊपर चमकता है और 22 जून से ये धीरे धीरे शिफ्ट करने लग जाता है साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ। ठीक। जैसे ही विषुवत रेखा पर पहुंचता है तो उस समय होता है वो 30 सितंबर, यानी जून से सितंबर आते आते ये विषुवत रेखा पर सूरज पहुंच जाता है। इसके बाद जो 22 दिसंबर है, ये दिसंबर तक ये पहुंचता है मकर रेखा पर, यानी जिस समय हम लोगों के यहाँ जाड़ा शुरू हो जाता है उस समय मकर रेखा पर गर्मी प्रारंभ होती है। ओके। तो यही कह रहा है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो पश्चिमी भारत में जो ITCZ का जो क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र विषुवत रेखा की तरफ खिसकने लगता है धीरे धीरे। ओके। जिसके कारण मानसून क्या है, दक्षिण की तरफ खिसकने लगता है और यह प्रक्रिया मानसून का निवर्तन या मानसून का लौटना कहते हैं। यानी जितना भी मानसून का मैकेनिज्म है
ये टोटली डिपेंड करता है कि सन का पोजिशंस क्या है अकॉर्डिंग टू अर्थ, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है, जो मानसून लौटता है, मानसून का जो रिट्रीट होता है, मानसून का निवर्तन होता है, ये 1 सितंबर से प्रारंभ होता है और ये लगभग 15 अक्टूबर तक चलता है। ओके, तो काफ़ी फैक्ट है, इसमें ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से काफ़ी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक तरफ आपके पास खनिज समूह है और एक तरफ आपके पास इसके एग्जाम्पल्स हैं सॉरी। तो इसमें सिलिकेट किसका एग्जाम्पल है, कार्बोनेट्स किसका एग्जाम्पल है, सल्फेट्स किसका एग्जाम्पल है, ऑक्साइड किसका एग्जाम्पल है। तो अगर आप इसको मैच करेंगे तो जो सिलिकेट्स है ये क्वार्ट्ज का जो है वो एग्जाम्पल है सिलिकेट्स। ओके, अगर हम कार्बोनेट की बात करें तो ये कार्बोनेट जो है वो डोलोमाइट का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं सल्फेट का, तो जो हेमेटाइट है ये सल्फेट का एग्जाम्पल है। और बचा ऑक्साइड, तो ऑक्साइड ये जिप्सम का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैच द फॉलोइंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कमचटका रूस के निम्नलिखित आर्थिक क्षेत्रों में से किसका भाग है। अब इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ रूस का बात कर रहा है, रूस का, और उसमें भी इसका इकोनॉमिक रीजन्स की बात कर रहा है, एक आर्थिक क्षेत्र की बात कर रहा है। तो जो कमचटका है वो रूस के किस आर्थिक क्षेत्र का भाग है, हिस्सा है। ऑप्शन जो आपके सामने है वो है करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, यानी सुदूर पूर्वी आर्थिक क्षेत्र। हर कंट्रीज़ को कुछ ना कुछ इकोनॉमिक्स जोन्स में बांटा जाता है, उसी प्रकार रूस को भी कुछ आर्थिक क्षेत्र में बांटा गया है। तो रूस को मुख्य रूप से हम अगर देखें तो 12 आर्थिक क्षेत्र में विभाजित किया गया है, यानी टोटल 12 इकोनॉमिक जोन्स में इसको डिवाइड किया गया है पूरे रसिया को। इसमें जो 12 आर्थिक क्षेत्र है वो कुछ इस प्रकार है। पहला है केंद्रीय काला पृथ्वी आर्थिक क्षेत्र, दूसरा है केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र, तीसरा है पूर्वी साइबेरियाई आर्थिक क्षेत्र, और फोर्थ है सुदूर पूर्वी आर्थिक क्षेत्र जिसके अंतर्गत जिससे यहाँ से क्वेश्चंस पूछा है। फिर है कलिनिंग्राद आर्थिक क्षेत्र, उत्तरी काकेकस आर्थिक क्षेत्र, उत्तरी आर्थिक क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र, यूराल आर्थिक क्षेत्र, वोल्गा आर्थिक क्षेत्र, वोल्गा व्याटका आर्थिक क्षेत्र, पश्चिमी साइबेरियाई आर्थिक क्षेत्र। ये 12 रूस के इकोनॉमिक जोन्स हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था यहाँ से सुदूर पूर्वी आर्थिक क्षेत्र से। अब सुदूर पूर्वी आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत इतने सारे जोन को रखा गया है, और जिसमें प्रश्न पूछा था क्या, कमचटका, देखिए ये रहा, ठीक है, कमचटका क्राय क्षेत्र। अगर सुदूर पूर्वी आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे अमूर ओब्लास्ट, बुरात गणराज्य, चुकोटका ऑटोनॉमस आग्राक, यहूदी स्वायत्त क्षेत्र, कमचटका क्राय, फिर खाबरावस्क क्राय, मगदान ओब्लास्क, प्रिमोर्स्की क्राय, शाखा सखालिन ओब्लास्त और जबाय काल्स्की क्राय। ये क्षेत्र सुदूर पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन यहीं से पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ कंज्यूमर्स है यानी उपभोक्ता है और एक तरफ एग्जाम्पल्स है। तो कंज्यूमर में जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी जो क्षेत्रक हैं उसमें से पूछा है। तो यहाँ जो कॉन्टेक्स्ट है वो कुछ ही से है जो प्राथमिक क्षेत्रक में आता है, जैसे रेशम का कीड़ा, ये प्राथमिक है, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता है। अब हम माध्यमिक उपभोक्ता की बात करें तो माध्यमिक उपभोक्ता में आता है गिरगिट, ठीक। और आपका तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बन जाना चाहिए था एक ही ऑप्शन से कि जो मानव है वो सर्वाहारी होता है, ठीक है, और तृतीयक उपभोक्ता कहलाता है लकड़बग्घा। तो इस प्रकार आपका जो ऑप्शन नंबर डी है आपका एक ही ऑप्शन से सर्वाहारी से ही मिल जाता है, क्योंकि पूरे पृथ्वी पर मानव ही एक ऐसा जीव है जो सर्वाहारी कैटेगरी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की संख्या लगभग कितना मिलियन है, वो पूछा है। अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब्स। तो शेड्यूल ट्राइब्स की बात कर रहा है, तो इसमें पूरे भारतवर्ष में अकॉर्डिंग टू 2011
2011 की जनगणना के अनुसार ये 104 मिलियन पॉपुलेशन है पूरे एसटी जनजाति लोगों की, ठीक है। नेक्स्ट, 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की संख्या 104 मिलियन है, जो कि पूरे देश का 8.6% आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि भारत में जो कुल जनजातियों की संख्या है वो भारत के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो ये 8.6% है। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से जल निकाय में सबसे कम लवणता होती है? 4 ऑप्शन दिया है। अब चारों ऑप्शन में सबसे कम जो सैलिनिटी जिस सागर में पाया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो सबसे कम सैलिनिटी बाल्टिक सागर में है। इसको भी एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। लाल सागर का सैलिनिटी देखें तो वो 37 से 41 पीपीटी के अंतर्गत आता है। काला सागर में 18%, कैस्पियन सागर में 170% और जो बाल्टिक सागर है इसमें 3.5% सैलिनिटी पाया जाता है। तो सबसे कम बाल्टिक सागर है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी था। ओके, नेक्स्ट, अब ये झारखंड से क्वेश्चंस हैं। झारखंड का मिनरल्स और इसका जो रिजर्व है, अनुमानित जो भंडार है वो मिलियन टन में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, और ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। कॉमन सेंस कहने का मतलब ये है कि झारखंड जाना जाता है कोयला के लिए। तो आप चारों ऑप्शन में से देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो भंडार है वो किसका है। इसमें से 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अब 4 ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा भंडार जो होगा इसका मतलब वो कोयले के लिए होगा। तो कोयला का भंडार के लिए जो भारत में अनुमानित भंडार है वो 6208 मिलियन टन है। तो इस प्रकार आपका ए का 4 हो गया। अब आपको मिलाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा और आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम देख लें तांबा की, तो तांबा कम है लेकिन है, ठीक है। इसके बाद आता है लोहा का, तो लोहा कोयला से कम है और सबसे जो कम है वो है बॉक्साइट का। तो सबसे कम को ध्यान रखना है और सबसे अधिक को, तो कोयला सबसे अधिक और बॉक्साइट सबसे कम है। तो इस प्रकार जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सागर तलछट में से कौन सा महासागर ये तलछट है? यानी जो ओशंस में डिपॉजिट्स होते हैं, जो पाए जाते हैं डिपॉजिट्स, उन सारे में से पूछ रहा है कि सागर तलछट में कौन सा महासागर ये तलछट है। तो गाद है, रेत है, कीचड़ है या लाल मिट्टी है। तो जो ऑप्शन इसका करेक्ट माना गया था वो ऑप्शन नंबर डी माना गया था, रेड सॉइल को माना गया था, ठीक है। इससे हम लोग रेड वूज के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में फसलों के घटते क्रम में फसल का सही क्रम क्या है? तो झारखंड में सबसे ज़्यादा फसल किसका उत्पादन किया जाता है इस क्रम में पूछा है। तो झारखंड का प्रमुख फसल धान है, ये ध्यान है। इसके बाद गेहूँ, फिर मक्का और तब दाल आता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें तो झारखंड का मुख्य फसल धान को माना जाता है। ओके, इसके बाद झारखंड में फसल की जो उत्पादकता है उसके अनुसार सबसे अधिक धान, फिर गेहूँ, उसके बाद मक्का, दलहन और फिर तिलहन, ये सही क्रम है। तो इस सही क्रम को ध्यान में रखिएगा, प्रश्न हो सकता है इस बार भी पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही परिप्रेक्ष्य मानचित्र प्रक्षेपण का चयन करें। यानी उपरोक्त में से 4 आपके पास मानचित्र प्रक्षेप दिया गया है, तो इसमें से जो सही परिप्रेक्ष्य मानचित्र प्रक्षेप है उसके बारे में बात करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप, सैनसन फ्लैमसीड प्रक्षेप, बोन प्रक्षेप या अजयमुथल, जिसको हम लोग नोमोनिक प्रक्षेप कहते हैं, जिसको पोलर इक्विजेंथियल प्रोजेक्शन कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी माना गया है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने शहर के संकेंद्रीय क्षेत्र सिद्धांत को विकसित किया था? यानी कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी किसने दिया था? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ये बर्गेस के द्वारा दिया गया है 1925 में।
ठीक है। अब इससे भी डिटेल में हम थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं। जो संकेंद्रित क्षेत्र मॉडल है, ये बर्गेस के द्वारा दिया गया एक मॉडल है जो दिखाता है शहरी सामाजिक संरचनाओं को। ठीक है, यानी जो टाउन्स में जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है उसको समझने में ये काफ़ी हेल्पफुल करता है। और अगर हम देखें, शहरी सामाजिक संरचनाओं से संबंधित कई सिद्धांत दिए गए हैं। तो जो सबसे शुरुआती दौर में सिद्धांत दिया गया था उसमें से एक जो बर्गेस का संकेंद्रीय मॉडल है, ये उसमें से एक प्रमुख है। ठीक है, ये 1925 में देते हैं बर्गेस महोदय, और ये एक समाजशास्त्री थे। जो बर्गेस थे ये एक समाजशास्त्री थे, और यही समाजशास्त्री 1925 में संकेंद्रित क्षेत्र मॉडल को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है, समुद्र के पानी में लवण की अधिक सांद्रता दक्षिणी अक्षांश के बीच पाई जाती है। यानी पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में दक्षिण अक्षांश के बारे में पूछ रहा है। तो दक्षिण अक्षांश में सबसे ज़्यादा जो लवणता पाया जाता है वो किस अक्षांश के बीच पाया जाता है? तो दक्षिण अक्षांश में 0 से 10 डिग्री के बीच सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। ओके, ध्यान रखिएगा ये। अब अगर हम उत्तरी अक्षांश में बात करें तो उत्तरी अक्षांश में 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच अधिक लवणता पाई जाती है। सागरीय जल में पाए जाने वाले लवणों में सर्वाधिक मात्रा सोडियम क्लोराइड का है, लगभग 78%। इसके बाद आता है मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी 11% के आसपास। अब समुद्र के पानी में आमतौर पर प्रत्येक लीटर में लगभग 35 ग्राम घुले हुए लवण होते हैं। और क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि औसतन समुद्र में लवणता कितनी पाई जाती है? तो ये 35 ग्राम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसको जो लवणता को जो मापा जाता है उसको पीपीटी में मापा जाता है, पर पॉइंट में मापा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो समुद्र में जो एवरेज जो सैलिनिटी है वो 35 पीपीटी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र प्रक्षेप भूमध्य रेखा के दोनों ओर क्षेत्रों को एक साथ प्रदर्शित करने के लिए सक्षम है? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। जो पॉलीकॉनिक प्रक्षेप है, प्रोजेक्शन है, ये भूमध्य रेखा के यानी जो इक्वेटर लाइन है इसके दोनों तरफ का जो एरिया है उसको दिखाने के लिए सबसे बेस्ट अगर प्रोजेक्शन है तो वो है पॉलीकॉनिक प्रक्षेप, जिसको हम लोग बहुशंकु प्रक्षेप भी कहते हैं। ओके, अब आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, घटते हुए तरंग दैर्ध्य के संदर्भ में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? पराबैंगनी। तो ये आपके पास ऑप्शंस दिया हुआ है, ऑप्शंस को आप पॉज करके वीडियो पढ़ लीजिएगा। जो करेक्ट आंसर है वो आपको हम बता रहे हैं। सबसे जो पहले है वो है रेडियो वेव, फिर है माइक्रोवेव, फिर है इंफ्रारेड, फिर है विजिबल रेज, और लास्ट में है पराबैंगनी। तो इसको भी हम लोग देखते हैं। जो आइजैक न्यूटन है, आखिर जो जब मानव की उत्पत्ति हुई पृथ्वी पर, तो प्रकाश जो आया, सूर्य का प्रकाश, तो प्रकाश से रिलेटेड कई सारी खोज की गई, और इसी में प्रकाश का जो रिलेटेड जो स्टडीज़ था, इसमें सबसे पहले जो वर्ड यूज़ किया गया एक्सपेक्ट्रम, ये प्रकाश के लिए, यानी अलग अलग रंग में हम लोग किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया गया एक्सपेक्ट्रम, और एक्सपेक्ट्रम वर्ड को यूज़ करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे आइजैक न्यूटन। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है इसको अलग अलग बैंड में डिवाइड किया गया है, और अलग अलग जो फ्रीक्वेंसी बैंड है इसके अंदर जो विद्युत चुंबकीय तरंग है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब अगर स्पेक्ट्रम का जो लो फ्रीक्वेंसी है इसके तहत हम देखें तो सबसे पहले रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल रेज, पैराबैंगनी, और फिर लास्ट में एक्स रेज। ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर बार पूछा जाता है। और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि जो दृश्य प्रकाश है यानी जो विजिबल रेंज है इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना होता है? तो इसका फ्रीक्वेंसी 0.4 से 0.7 के बीच होता है, जिसमें हम लोग किसी भी चीज़ को देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो था वो डी था। ओके, आज का अंतिम प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। 2011 की जनगणना के अनुसार
झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना है? तो काफ़ी इजी था, 2.7%। अगर पूरे भारत में बात करें, ठीक है, पूरे भारत की जनसंख्या अगर 100% है तो उसमें से झारखंड की जनसंख्या का कंट्रीब्यूशन कितना है? वो 2.7% है। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो यही था आज का हमारा एक छोटा सा सेशन। आई होप कि ये वीडियो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का लेवल समझने में हेल्प करेगा। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप आसानी से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अंत में एक बार फिर से रिमाइंडर करवा देना चाहते हैं कि आज अंतिम दिन है। आप चाहें तो इस कोर्स को खरीद सकते हैं जो टेस्ट सीरीज़ है। हाँ, कई सारे लोगों के मन में एक डाउट था कि क्या ये जो टेस्ट सीरीज होगा इसका पीडीएफ भी अवेलेबल होगा क्या? तो जी बिल्कुल हो जाएगा। आप जब टेस्ट सबमिट करेंगे उसके बाद से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी सीरीज होगा टेस्ट सीरीज, ये सारे टेस्ट का आप पीडीएफ आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये कन्फ्यूज़न आप लोगों के मन में होगा, तो आई होप कि ये आप समझ गए होंगे कि आप जो टेस्ट है उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो जल्दी करें, आज 7 बजे शाम में टेस्ट शुरू होना है। इस नंबर पे आप पे करके आप स्क्रीनशॉट लेके हमें शेयर कर सकते हैं, फिर आपको पैड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।